Good morning, students. Myself, Professor Pavan Kumar Yadav from Department of Mechanical Engineering. Students, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ करा था, इंट्रोडक्शन करा था, उसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि अलग अलग यूनिट्स जो हमारी पांचों यूनिट्स में कौन कौन से कंटेंट्स हैं उनके बारे में मैंने ब्रीफ करा था। अब आज हम जो है पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो है हमें पढ़ना है लीनियर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लीनियर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में स्टूडेंट्स। ठीक, अब सबसे पहले हम इस यूनिट में पहला टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट्स, इसके बारे में ब्रीफ मैंने थोड़ा सा किया था आपको पहले भी, तो शुरुआत करते हैं। ये नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना या ट्रांसफर करना वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पर ट्रांसपोर्टेशन को समझाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसमें, और क्या हम इसमें से आउटपुट निकालेंगे और क्या आउटकम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑटो फेयर वाला। ऑटो फेयर का हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा जानते हैं कि आपको अगर एक प्लेस से दूसरी जगह जाना होता है तो आप वॉकिंग के थ्रू जाते हैं, या वाया ट्रेन जाते हैं, या वाया बस जाते हैं, या अगर आपको नियर बाय प्लेसेस में जाना है वाया ऑटो जाते हैं। तो ऑटो रिक्शा आपने करी, ठीक है ना, कॉलेज से आपके डेस्टिनेशन प्लेस मतलब आपके होम तक या आपके रूम तक जो है आपको जाना है। तो मान लें आप कॉलेज से ट्रांसफर यानी कॉलेज से जो है जाना चाहते हैं और हाउस या होम तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर नियर बाय प्लेस है तो कम जो है फेयर लगेगा, ज्यादा दूर है आपका हाउस तो ज्यादा फेयर लगेगा। तो आपने एक फिक्स्ड क्वांटिटी मान रखी है कि भाई मेरे घर जाने तक इतना पैसा लगेगा, है ना। फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा वाला जो है अपने खुद के रेट से बताएगा कि भाई मैं इस हिसाब से आपसे चार्ज करूंगा, या उसके प्री डिसाइडेड रेट होंगे पर किलोमीटर, वो इतना पैसा लेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम ये चाहते हैं कि हम मिनिमम एक्सपेंसेस में अपने घर पहुंच जाएं। मिनिमम एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि हमने किस तरह से जो है ट्रांसफर होने का कॉस्ट निकाला, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वो कैसे निकाला, हमने यहां पर क्या किया, हमने एक एवरेज मार्किंग करी। मार्किंग कर कर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमें जो है इतना अमाउंट लगेगा अगर हम वाया ऑटो जाते हैं, या वाया जो है कैब कर कर जाते हैं, या वाया बस जाते हैं। तो इससे हमको ये क्लियर हो जाता है अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स, यहां हमने एग्जांपल जो लिया है देख रहे हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी का एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे। अब कंपनी में हम बेसिकली डील करते हैं मटेरियल से, तो मटेरियल से डील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी सप्लायर से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सप्लायर्स से मैन्युफैक्चरिंग तक या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मटेरियल को बनाना है वहां तक पहुंचता है।
एक छोटा सा हमने जो है 3 अलग अलग कंपनीज जो हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, उसमें 3 अलग अलग सप्लायर्स का नाम लिखा है हमने, है ना। एग्जाम्पल हम किसी का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, है ना। जैसे हम अगर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर 3 सप्लायर्स हैं टायर्स के। ये मान लें MRF है, ये JK टायर है और ये डनलप है। ठीक है, 3 अलग अलग टायर्स में से जो MRF वाला है या JK वाला है या फिर जो कोई थर्ड सप्लायर्स है ना, जो हमें टायर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके 3 अलग अलग डिमांड सेंटर्स हैं। ठीक, 3 अलग अलग जगह पर वो डिमांड पूरी कर सकता है। यहां पर जो डिमांड D1 वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिटी से वर्क करता है। दूसरा वाला जो डिमांड सेंटर है, ये कॉस्ट के रिगार्डिंग बात करता है। ये पहले कॉस्ट देखेगा, उसके बाद जो है ये सप्लाईज लेगा। और ये वाला जो डिमांड सेंटर है, ये कॉस्ट भी देखेगा और क्वालिटी भी देखेगा प्रोडक्ट की। अब ये तीनों की जो है अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इसके बेसिस पर वो इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी के बेसिस पर हमको ये क्लियर होगा कि कौन सा डिमांड सेंटर किस सप्लाई सेंटर्स के पास जाएगा। मान लेते हैं इन तीनों में से, जैसे अभी हमने बात करी कि S1 अच्छा बनाता है, S1 की जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं मटेरियल के, है ना। लेकिन इसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं, इसको क्वालिटी ही चाहिए, तो ये डिमांड सेंटर को दे सकता है। लेकिन इन डिमांड सेंटर्स के पास जो है क्वालिटी का इश्यूज तो है, क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिकल प्रोडक्ट भी हो। अब इकोनॉमिकल प्रोडक्ट की अगर ये बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तो प्योरली इकोनॉमी पे ही बात करता है, इसको मतलब ही नहीं है क्वालिटी से। और इस वाले डिमांड सेंटर को क्वालिटी भी चाहिए, तो ये जो है ये इससे बार्गेन तब करेगा जब ये अपनी प्राइस में कोई वेरिएशन लाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये दोनों में से ये जो डिमांड सेंटर्स है, ठीक, मान लेते हैं कि ये प्राइस बहुत अच्छा दे रहा है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो ये सप्लाई सेंटर इस डिमांड सेंटर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है ना। और ये सप्लाई सेंटर क्वालिटी देता है और प्राइस भी देता है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी या अप टू द मार्क नहीं है और प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक, तो इस तरह का जो सप्लायर है वो इस तरह के जो है डिमांड सेंटर को अपनी सप्लाईज देगा, ठीक है ना। तो यहां हमने इस छोटे से एक एग्जांपल में कंपनी के एक टायर का एक हमने एग्जांपल लिया। मैंने ऑटोमोबाइल कंपनी में टायर मैन्युफैक्चरिंग 3 अलग अलग कंपनियां ली हैं। वो 3 अलग अलग कंपनियां अलग अलग जो है डिमांड सेंटर, मतलब हम और महिंद्रा की बात कर सकते या टाटा की बात कर सकते हैं, महिंद्रा की बात कर सकते हैं और मारुति की बात कर सकते हैं। 3 अलग अलग कंपनीज जो हैं जो कि उन सप्लाईज के लिए रेडी थी, उन्होंने 3 अलग अलग जो है जो कंपनीज जो बनाने वाली हैं सप्लाईज, उन 3 अलग अलग कंपनीज ने उन 3 अलग अलग जो है डिमांड सेंटर्स को दी अपनी सप्लाईज, तो मटेरियल मूव करा। अब यहां पर जो हमने पूरी चीज समझी है वो ये समझी है कि हम बात कर रहे थे अभी 2 पैरामीटर्स की, एक क्वालिटी की बात कर रहे थे और एक प्राइस की बात कर रहे थे। इसी तरह जो है दूसरे और भी पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम ये सिलेक्शन करते हैं कि भाई हम किससे मटेरियल लें, कितनी क्वांटिटी का लें और क्यों लें। तो इसके बेसिस, इस बेस को क्लियर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ने एक सिंपल मेथड बनाया। उन्होंने बोला कि भाई हमें इसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी समझने में कि कौन क्या क्वालिटी है, तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ मेथड्स बना लेते हैं, कुछ मेथड्स बना लेते हैं जिसके थ्रू हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो मेथड्स की जब बात आई, तो मेथड की जब बात आई तब सबसे पहले बात आई लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड बना, उसके बाद बना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक, उसके बाद रो मिनिमा मेथड बना, फिर
कॉलम मिनिमा मेथड बना, फिर वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड बना। ये 5 अलग अलग मेथड बने हैं और इन पांचों अलग अलग मेथड का जो बेस है स्टूडेंट्स, वो अभी जो ऊपर एग्जांपल मैंने दिया है वही है। तो इसमें जो प्रायोरिटी जो दी गई है इन सभी मेथड्स में, वो ये दी गई है कि क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, प्राइस वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में ओवरऑल कॉस्ट अगर मान लेते हैं जमशेदपुर की कोई कंपनी है ना, ठीक है, कोई कलकत्ता की कंपनी है, कोई बॉम्बे की कंपनी है, या एग्जांपल ले लेते हैं गुजरात की कोई कंपनी है, या और छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन कि हम बात कर रहे हैं एमपी की। एमपी में हम अगर भोपाल से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमारा भोपाल है जहां पर हमारे पास सारी सप्लाईज हैं, तो अगर हम इंदौर में सप्लाईज पहुंचाएंगे, ठीक है ना, जबलपुर में सप्लाईज पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो है ग्वालियर में अगर सप्लाईज पहुंचा रहे हैं, तो हम पहले ये देखेंगे कि तीनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर भोपाल से सप्लाईज जा रही हैं 3 अलग अलग जगह पर, पहले हम देखेंगे डिस्टेंस कितना है, उसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कितना कॉस्ट आ रहा है। तो यहां पर टाइम भी फैक्टर है कि कितनी देर में पहुंचेगा। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, ये मेथड्स बनाए हैं। इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड है, यानी यहां पर प्योरली हम बात इस बात की करते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहां बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, अगर हम सबसे कम डिस्टेंस जो है चलेंगे, तो हम अगर कम डिस्टेंस चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो है, ठीक है ना, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करेंगे। या अगर हमें फेयर कम लग रहा है, अगर कोई, जैसे हम ऑटो फेयर वाले की बात करते हैं, कोई ऑटो वाला आपको बोल रहा है कि आपको आपके घर तक पहुंचाने का, यानी कॉलेज से घर तक पहुंचाने के लिए वो आपको चार्ज कर रहा है 100 रुपए, और वहीं दूसरा ऑटो वाला जो है वो आपको 50 रुपए में पहुंचा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि 100 वाला छोड़ते हैं, अपन 50 वाले पे बात करते हैं, है ना। उसी तरह यहां पर लीस्ट कॉस्ट मेथड जो बनाया गया है, वो इसी जो है उस पर बनाया गया है, यही उसका बेस है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे कम से कम लगना चाहिए और मेरा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड में हम उस साइकोलॉजी को लेकर फिर हम मेथड को सॉल्व करेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमने क्या किया है कि हमने लिस्ट बना ली। हमने एक लिस्ट बना ली, S1, S2, S3, S4, S5, ऐसी अलग अलग हमने सप्लायर्स की लिस्ट बना ली, इसकी एक रैंकिंग कर दी, ठीक है ना। तो ये जो S1 वाला सप्लायर है वो सबसे अच्छा है और S5 वाला सप्लायर सबसे खराब है। उसी तरह D1 है, D2 है, D3 है, सो ऑन। इस तरह से पहले हमें इस डिमांड सेंटर की सप्लाई पूरी फुलफिल करनी है, फिर हमें इसकी करनी है, फिर हमें इसकी करनी है। तो हमारा लॉजिक ये है कि सबसे पहले सप्लाई और डिमांड में हम अगर किसी को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस सारे सप्लायर्स में इसको दें और डिमांड्स में हम सारी डिमांड्स में सबसे पहला प्रेफरेंस इसे दें। इस बेसिस पर हमें ये क्लियर है कि हमें, जैसे हम एग्जांपल एक छोटा सा ले लेते हैं कि हमने कोई 5 अलग अलग कंपनियां, जैसे टायर मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल लिया था, हम ऑटो पार्ट्स का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। ऑटो पार्ट्स में हमने मान लिया कि हम मेटल अलग अलग कंपनी से खरीद रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए टाटा स्टील से हमने मटेरियल खरीदा, स्टील का, हिंडाल्को से खरीदा हमने मटेरियल। इसी तरह 3 कंपनियां अलग अलग जो है तीन अलग अलग और कंपनियों से हमने खरीदा। तो जो टाटा वाला है वो बहुत अच्छे से हमें मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, सही कॉस्ट में, सही क्वांटिटी में, हमें जो है पेबैक पीरियड भी वो बहुत ज्यादा दे रहा है। यानी हमें जो ओवरऑल जो इकोनॉमी, यानी जो हमें मटेरियल को लेने में जो कंफर्टनेस मिलती है, वो सारी की सारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं, ठीक है ना,
वो सारी की सारी S1 सप्लायर दे रहा है। और S5 की अगर हम बात करें तो क्रेडिट पीरियड नहीं दे रहा है ये, ठीक है, टाइमली डिलीवर नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना, ये जो है जब ट्रांसफर कर रहा है मटेरियल को तो उसमें डैमेज और डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, कुछ क्वालिटी है कुछ क्वालिटी में नहीं है, क्वांटिटी भी जो है रेगुलर नहीं है, क्वांटिटी भी कम ज्यादा आ रही है। तो ये वाला सप्लायर जो है डिफॉल्टर टाइप का, इस पर हम जाएंगे आखिरी में, क्योंकि हमें वर्क तो करना ही है स्टूडेंट्स, वर्क करना है। दैट मीन्स कि हमको तो सप्लाईज चाहिए। अब सप्लाईज चाहिए तो हमारे पास ये जो है सीक्वेंस है। उसी तरह डिमांड सेंटर्स की बात करते हैं कि मेन इंग्रेडिएंट जिसके थ्रू जो है किसी भी तरह का जो है काम रुक जाएगा, तो पहले हम उसको प्रेफरेंस देंगे जो डिमांड सेंटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने जो है एक सीक्वेंस बना लिया। जैसे हम कभी भी एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अगर कोई अमाउंट ऑफ मनी आता है और हमको एक्सपेंसेस करने होते हैं तो हम पहले सीक्वेंस बना लेते हैं, प्रेफरेंसेस बना लेते हैं कि पहले हम इस चीज पर खर्चा करेंगे, फिर हम इस चीज पर खर्चा करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रूम लेकर आप लोग रहते हैं तो पहले आपको मालूम है रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, ठीक है ना, उसके बाद आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा देना है। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है फिर आप कोई दूसरा एक्सपेंसेस कर सकते हो। उसी तरह डिमांड सेंटर जिन लोगों को मटेरियल की रिक्वायरमेंट सबसे पहले, तो हम पहले उन डिमांड सेंटर्स को प्रेफरेंस देते हैं जिनकी सप्लाईज हमें पहले पहुंचानी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिकली जो है नॉर्थ वेस्ट कोने पर पहुंच जाते हैं। इसके बेसिस पर हम जो है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं रो मिनिमा की। रो मिनिमा मेथड का मतलब यह है कि अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग रोज की। तो पहले हम इस सप्लायर से सारी सप्लाईज ले लेंगे। जब ये सप्लायर्स खत्म हो जाएगा, इसकी पूरी सप्लाई जीरो हो जाएंगी, तब हम बात करेंगे दूसरे सप्लायर की। जब इसकी सप्लाई जीरो हो जाएगी फिर हम तीसरे सप्लायर की बात करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जो हमने अभी पहला एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने ये बताया था कि भाई हमने यहाँ लिस्टिंग करी हुई है और यहाँ पर भी हमने लिस्टिंग करी हुई है। तो अगर हम सप्लायर्स के बेसिस पर चल रहे हैं कि पहले इससे सारी सप्लाई ले लेंगे, फिर बचेगा तो दूसरे से लेंगे क्योंकि ये बेस्ट दे रहा है। कई बार आप परचेसिंग करने जाते हैं, किसी वेंडर से कोई सामान खरीदते हैं, तो पहले आप उसके पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो आप पहले परचेस कर लेते हो, क्योंकि वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ रही है, अच्छी भी पड़ रही है। फिर आपकी अगर डिमांड सेटिस्फाइड नहीं हुई तब आप दूसरे किसी वेंडर के पास या दूसरे किसी शॉप के पास जाते हो। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको दिखता है रो मिनिमा मेथड में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं कॉलम मिनिमा मेथड। कॉलम मिनिमा मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमने रो की बात करी, अब हम चलेंगे कॉलम वाइज। तो पहले डिमांड सेंटर को की सारी सप्लाईज देंगे। जब वो जीरो हो जाएगी तो दूसरे डिमांड सेंटर, फिर तीसरे डिमांड सेंटर, इसी तरह हम चलेंगे। मेथड को और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे भी स्टूडेंट्स। उसी तरह कॉलम मिनिमा मेथड, वोजल्स अप्रोक्सीमेशन, इसमें हम पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी निकालकर रो के और कॉलम के डिफरेंस से यहां डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यहां कॉलम का डिफरेंस, यहां रो का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यहां कॉलम का डिफरेंस क्रिएट करेंगे और इसके थ्रू हम एक पेनल्टी वैल्यू निकालेंगे। उस पेनल्टी वैल्यूज के बेसिस पर, इस पे और इस पर हम एक पेनल्टी वैल्यू निकालेंगे। उसके बेसिस पर हम सिलेक्ट कर फिर अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड जब हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में तो उसके बारे में हम और जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये अच्छी तरह से इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। उसके दो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। एक जो है बेसिक एग्जांपल ऑटो फेयर का कर बताया कि कॉलेज से घर आप जाएंगे तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसका रेंजिंग इतना ही है, ठीक है ना। इसलिए इसमें हम जो है कोई जो है दिमाग नहीं लगाते, हम सीधे बात करते हैं और पैसा पे करते हैं। जो पैसा पे कर रहे हैं बात करके वो सीधा का सीधा मेथड आता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है ना। हमें मालूम नहीं है लेकिन हम मेथड अपना रहे हैं। इसी तरह कंपनी के लिए जो बनाए गए हैं मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए सप्लायर से डिमांड सेंटर या सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बहुत ज्यादा है उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक, कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स।
ट्रांसपोर्टेशन के मेथड बताए हैं। मेथड का बेस क्या है, इस वीडियो में मैंने आपको यह भी क्लियर करा है कि यही मेथड 5 क्यों लिए गए हैं, ठीक है ना, और इन 5 मेथड्स में सप्लाई और डिमांड का क्या कोरिलेशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां तक जाने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरजीपीवी पैटर्न पे, हम अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आरजीपीवी में जब भी हम बात करेंगे तो हमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आपसे यह कहा जाएगा कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको निकालना है, और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक छोटी सी एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी। इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपको ये जो है नंबर्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली कॉस्ट है, इंडिविजुअल कॉस्ट है ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब ये है, अभी हम बात डिमांड सप्लाई की बिल्कुल नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कॉस्ट की मैट्रिक्स दी गई है जिसके बेसिस पर हमको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को निकालना है। तो हमें पहले यह पता चलेगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में उसको कितना जो है पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है ना। और यहां पर हम अब यहां पर बात करते हैं सप्लाईज की और डिमांड की। तो ये वाला पोर्शन जो आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा सप्लाई वाला, और ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो आएगा डिमांड का। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां पर इंडिविजुअली अब बात करते हैं डिमांड की और सप्लाई की। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चंस बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन बनाना कैसे। इसी तरह आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और फिर कोई अगर डाउट आता है तो आप मुझसे भी पूछेंगे। S1, S2, S3। अब ये S1 है तो इसकी सप्लाई यहां लिखेंगे हम, S2 की यहां लिखेंगे, S3 की यहां लिखेंगे, ठीक है। और S4 भी है इसमें, S4 की हम यहां लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह D1, D2, D3 तीन डिमांड सेंटर है। D1 की यहां लिखेंगे, D2 की यहां लिखेंगे और D3 की यहां पर लिखेंगे। तीन डिमांड सेंटर लिखे, 4 अपन ने सप्लाई सेंटर लिखे। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां पर? यहां तक तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर है, ठीक। अब यहां पर हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले S1 की सप्लाई लिख लेते हैं। अपन मान लेते हैं S1 की सप्लाई है 10, ठीक। फिर 5 है S2 की सप्लाई, S3 की सप्लाई 5 है और S4 की सप्लाई 10 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल जो है सप्लाईज बना ली कि हमारे पास 4 जो है सप्लायर्स हैं या सोर्स हैं जिनके थ्रू हमने 4 अलग अलग सप्लाईज बता दी कि S1 मैक्सिमम कितनी सप्लाई कर सकता है, S2 कितनी कर सकता है, S3 कितनी कर सकता है, S4 कितनी कर सकता है। उसी तरह डिमांड सेंटर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। D1 जो है उसकी डिमांड 10 है, D2 की डिमांड भी 10 है और D3 की डिमांड भी 10 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और मेंशन किया जाएगा उन 5 मेथड्स में से कि उन पांचों में से जो मेथड्स हमने अभी पढ़े हैं, ये 5 मेथड्स हमने पढ़े हैं, इन पांचों मेथड्स में से किसी एक मेथड मेंशन होगा, उसका नाम एग्जामिनेशन में, उनमें से किसी एक मेथड्स के थ्रू आपको इस ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स क्या होते हैं, उसका बेस क्या है, इसको पढ़ने का जो है ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, किस तरह के क्वेश्चंस आरजीपीवी में आते हैं, यहां तक आपको हर चीज क्लियर होगी।
क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके आगे हम चलते हैं मेथड्स पे। अब यहां पर हम सीक्वेंस वाइज जो हमने मेथड्स देखे हैं, सीक्वेंस वाइज हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ये बैलेंस प्रॉब्लम है, अनबैलेंस प्रॉब्लम भी हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो बैलेंस प्रॉब्लम में सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, ठीक? तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई अगर है तब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सप्लाईज के थ्रू जा रहे हैं। 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30। ये 30 जो है ये हो गई सप्लाई, ठीक है? अब बात करते हैं डिमांड सेंटर की। डिमांड सेंटर D1 D2 और D3। 10 प्लस 10 प्लस 10 यहां पर हो गया 30। तो 30 इक्वल टू 30 मतलब ये बैलेंस प्रॉब्लम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर अनबैलेंस की बात करते हैं, अनबैलेंस किस तरह से होती है, मान लेते हैं कि यहां पर जो क्वांटिटी है वो है 1। मान लेते हैं यहां पर क्वांटिटी है 1, ठीक है? अब यहां पर अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25 25 प्लस 1 26। तो ये हो गया 26, मतलब यहां पर सप्लाईज कम हो गई। यहां पर डिमांड 30 थी, यहां पर सप्लाईज 26 हो गई, मतलब कम हो गई। तो हम इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने यहां पर टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद जो भी बड़ा अमाउंट हो उससे छोटे अमाउंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? वैसे तो यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये डिजिट 500 में 800 में 1000 में होते, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम बड़े जो है क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी या छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो यहां हमें पता चल जाएगा कि कितने का जो है हम अगर डमी लगा दें तो ये प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसमें +4 कर दें, अगर सप्लाईज में हम 4 को जोड़ दें तो ये प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो बैलेंस करने के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अब हम वापस उस मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है? 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है? 1 2 3 6 8 7 4 9 6 1 3 2, ठीक? उसके बाद यहां पर हम 10 10 10 क्योंकि डिमांड थी अपनी, D1 D2 D3 S1 S2 S3 S4 और S डमी, ये लगाई हमने डमी, ठीक है ना? यहां पर जो था 10 1 5 10 और जो ये माइनस करा हमने ये 4 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? अब यहां पर हम 0 0 0 3 0 पुट कर देंगे। अब फिर से हम इसको काउंट करेंगे। 10 प्लस 1 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 10 26 26 प्लस 4 30 और यहां पर हमने इसको 30 बना दिया। 10 प्लस 10 प्लस 10 30। अब यहां पर डिमांड और सप्लाई इक्विवेलेंट हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले हमें डिमांड और सप्लाईज को इक्विवेलेंट करना ही पड़ेगा। अगर ये पहली कंडीशन में जो हमने यहां पर बात करी थी डिमांड सप्लाईज की, वो क्या थी? बैलेंस नहीं थी। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना? तो बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर क्या किया कि यूनिट जो कॉस्ट लिया है वो 0 0 0 ले लिया। ये वाला जो मैट्रिक्स था हमारे पास, ये मैट्रिक्स जो था ये पूरा मैट्रिक्स जो है ये है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है ये कॉस्ट का मैट्रिक्स है। अब अगर 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग हम कुछ भी करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो अगर मैं यहां पर अलॉट कर देता हूं 0 0 0 यानी कॉस्ट को 0 कर लेता हूं तो कितनी भी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी
मैं ट्रांसफर कर दूं एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन जब भी मैं कॉस्ट निकालूंगा ट्रांसपोर्टेशन का और जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में किसी भी तरह का वेरिएशन क्रिएट ही नहीं होगा इस जीरो अलॉटमेंट के कारण। तो ये मेथड की एक स्टेप है जिसके थ्रू हम जो है ये डमी लगाते हैं। इस डमी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं प्रॉब्लम को ताकि सप्लाई और डिमांड इक्विवेलेंट हो जाए और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकाल सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर इस एग्जांपल में हमने ये समझा कि अगर सप्लाईज अगर कम होती है तो हम रो को बढ़ा के, हमने यहां पर रो देखी है, ठीक। सप्लाईज का मतलब ये है कि हम बात रो की कर रहे हैं, डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब हम कॉलम की बात कर रहे हैं। तो सप्लाईज की हमने बात करी, सप्लाईज कम पड़ रही थी, हमने उसमें एड ऑन किया, एड ऑन जब हुआ सप्लाईज में तब हमने एक डमी रो बढ़ा दी। इसी तरह अगर हम कॉलम की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक डमी कॉलम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसको अगर हमें समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये क्वांटिटी 5 है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी 30 हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर 10 10 10 लिखा हुआ है, ये 30 है। अब यहां पर हमने इस वाली क्वांटिटी को 5 कर दिया तो ये हो गया 25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी क्वांटिटी ये हो गई, छोटी क्वांटिटी ये हो गई। 30 माइनस 25, यहां पर हमने 5 निकाल लिया, ठीक है ना। अब ये 5 हम किस में ऐड कर रहे हैं, अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 30 बन जाएगा। मतलब डिमांड और सप्लाईज को अगर हमें इक्वल करना है तो इसमें हमें 5 को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब अगर हमें इसके लिए, इस तरह के लिए जिसमें हमने 10 5 5 10 मतलब 30, 10 5 10 मतलब 25, इस तरह की मैट्रिक्स हमने ली है, तब हम इस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अंदर हम डिमांड सप्लाईज को इक्विवेलेंट करने के लिए यहां पर बना रहे हैं मैट्रिक्स। अब वहां पर हमने जो कॉलम्स बनाए थे अब उसमें एक बढ़ जाएगा। अभी रो की बात कर रहे हैं तो हमने रो कितनी बनाई थी, एक S1 के लिए, एक S2 के लिए, एक S3 के लिए और एक S4 के लिए, ठीक है ना। अब डिमांड की बात कर रहे हैं, एक था D1, दूसरा D2, तीसरा D3। अब यहां पर डमी लग जाएगा, डिमांड सेंटर डमी का लगेगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में हम यहां लिखेंगे सप्लाई, यहां पर हम लिखेंगे डिमांड, ठीक है। यहां पर अब हम जो देख रहे हैं मैट्रिक्स, उसमें यहां पर 10 रहेगा, यहां 5 रहेगा, यहां पर 10 रहेगा और स्टूडेंट्स यहां पे आ गया 5, तो ये 30 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहां पर 10 रहेगा, यहां पर 5 रहेगा, यहां पर 5 रहेगा, यहां 10 रहेगा, मतलब ये 30/30 की हमने मैट्रिक्स बना ली। तो सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाईज पर जाएंगे। अब रही बात ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, यानी जो कॉस्ट लग रही है ट्रांसफर की, वैसी की वैसी हम यहां पर लिख लेंगे। यहां 1 3, यहां 2 3, यहां 3 3, 6 8 7 4 9 6 1 3 2, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है आपको। अब यहां पर हम अब डमी कॉलम की बात करें। अब डमी कॉलम में वही सेम जैसा हमने रो में किया था वैसे हम कॉलम में करेंगे। यहां पर 0 0 0 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अलॉट कर देंगे। तो 0 0 में अगर यहां किसी भी तरह का अलॉटमेंट अगर होता है इस कॉलम के अंदर तो वो मल्टीप्लाइड बाय 0 मतलब 0 हो जाएगा, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? स्टूडेंट्स, जो बेसिक की बात हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, यहां तक पूरे बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर लिए। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है यहां तक, है ना। आपको हर चीज मैंने आपको क्लियर कर ली है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड का। एक बार ध्यान से देखें आप इस पूरे पेपर को, किस तरह का क्वेश्चन आरजीपीवी में आता है, वो 5 मेथड्स कौन कौन सी हैं, किस तरह की मैट्रिक्स आएगी कॉस्ट की, किस तरह से सप्लाई और डिमांड दी जाएगी,
और किस तरह से हम सप्लाईज और डिमांड को इक्विवेलेंट करेंगे। अगर सप्लाई डिमांड इक्विवेलेंट नहीं है तो सबसे पहले हम देखेंगे वो रो वाइज नहीं है या वो कॉलम वाइज नहीं है। अगर रो वाइज और कॉलम वाइज हमें देखना होगा तो हम एड ऑन डमी रो लगाएंगे या हम डमी कॉलम लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? स्टूडेंट्स यहां पर हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड का। ये मेथड ले रहे हैं हम, ये पहला मेथड था हमारा। यहां सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाई, स्टूडेंट्स ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आरजीबीपी में, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालें गिवन मैट्रिक्स का। तो यहां पर हम लीस्ट कॉस्ट मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमने W1, W2, W3, W4 ये वेयर हाउसेज हैं जहां पर मटेरियल जाएगा। ये फैक्ट्रीज हैं F1, F2, F3, ठीक है। डिमांड दे रखी है, सप्लाई दे रखी है। हम यहां पर ऐड करेंगे डिमांड को और सप्लाईज को। 4 + 7 + 6 + 13, ये हो गया 30, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 + 8 + 16, ये हो गया 30, यानी ये सप्लाई और डिमांड इक्वल। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन करना है। अब इस मेथड्स में हमने ये बताया कि हम पूरी मैट्रिक्स में हम सिर्फ प्रेफरेंस किसको देंगे? हम प्रेफरेंस उस चीज को देंगे जहां पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम से कम आए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने जो हाईलाइट करा है, इस हिस्से को हम सिर्फ सप्लाई और डिमांड की बात करेंगे। ये हिस्सा सिर्फ क्वांटिटी ट्रांसफर करने के लिए है, और जो मेन हिस्सा है जिसपे हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है या जो कॉस्ट मैट्रिक्स है वो हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर, इसमें सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप देखें कहां दिख रहा है मुझे? इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3 दिख रहा है। यहां मैंने अलॉट कर दिया है 7, ठीक। अब यहां पर F3 था और W2 था, तो मैंने 7 यहां अलॉटमेंट किया, यहां 7 को मैंने काट दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर यहां काटा मैंने,
ये 9 आ गया। आराम से देखें, आप ध्यान से देखें। F3 था 16 इसकी सप्लाई थी, W2 था 7 जो है इसकी डिमांड थी। इन दोनों में से छोटा ये था, ये इसमें क्यों गया? क्योंकि ये सेल सबसे छोटा है इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सबसे छोटा है, इसलिए ये यहां पर आया। ठीक, अब इसकी सप्लाईज पूरी हो गई है, तो अब ये किसी और डिमांड सेंटर, ये किसी और सप्लाई सेंटर के पास नहीं जाएगा। यानी वेयर हाउस 2 ने 7 सप्लाईज ली, अब इसको जरूरत ही नहीं किसी के पास जाने की, तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देने की जरूरत ही नहीं, बात हो गई खत्म। अब बात करते हैं रिमेनिंग मैट्रिक्स। रिमेनिंग मैट्रिक्स में ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें सबसे छोटा सा यानी छोटा कॉस्ट कौन सा है, ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5। देखें ध्यान से बची हुई रिमेनिंग मैट्रिक्स में, इस पे F1 6 13, देखें अच्छे से देख लें। देख लिया स्टूडेंट्स, यहां पर हमने अलॉटमेंट क्या करेंगे, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 6, ये हो गया 0। ठीक, और ये यहां से कैंसल आउट हुआ, बचा रिमेनिंग, इसमें से इसको माइनस करेंगे 7। अच्छे से देख लें, पहले एक बार समझ लें ऐसा क्यों किया हमने। अब ये वाला सप्लाई सेंटर क्योंकि 0 हो गया, किसी को दे नहीं सकता, इसको मैट्रिक्स से हटा दिया हमने। ठीक है, देखें ध्यान से। फिर हम बात कर रहे हैं रिमेनिंग मैट्रिक्स, मतलब ये 4 और ये 2। इन 6 डिजिट्स के अंदर या 6 कॉस्ट के अंदर सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी दिख रही है आपको 50। इसको हमने सिलेक्ट किया, F3 9 है, W4 7 है, यहां पर हमने 7 ले लिया। ध्यान से देखें आप, इसके पास 9 सप्लाईज बची हुई थी, 16 में से 7 यहां दे चुका था, ये 9 सप्लाईज बची हुई थी, 7 जो थी सप्लाईज ये दे चुका है अब इसको। ठीक, अब ये दे चुका है यानी ये फर्दर अब किसी के पास नहीं जाएगा, इसको हटा देंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखें आप ध्यान से देखें इसको। अब हमारे पास रिमेनिंग मैट्रिक्स जो बचा हुआ है ये और ये बचा हुआ है, इसमें अब हमें ये दिखाई दे रहा है ये दोनों के दोनों सेम कॉस्ट रख रहे हैं। हमने अभी तक यहां पर कैलकुलेशन जब किया था, यहां 3 सबसे छोटा था तो पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स में ये सबसे छोटा था तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर जो रिमेनिंग मैट्रिक्स में ये छोटा था तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये तो इक्वल है। अब इक्वल वाली कंडीशन में हमें ये करना होता है कि हम पहले ये देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कहां ट्रांसफर हो सकती है। अब अगर हम इस सेल की बात करें, यहां पर 6 डिमांड है और 8 सप्लाईज है, तो यहां मैक्सिमम 6 जा सकता है, यानी इस वाले उस पर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे तो 6 सप्लाईज हम बेच सकते हैं। अब यहां पर अगर हम ट्रांसपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां 2 इसके पास सप्लाईज हैं और 4 इसकी डिमांड है, तो यहां मिनिमम मैक्सिमम 2 हम बेच सकते हैं। अगर हम कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी को भेज सकते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम पैसे में, क्योंकि हमारा मेथड ही लीस्ट कॉस्ट है, हम कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भेजें, तो हम सिलेक्ट उस पोर्शन को करेंगे जहां क्वांटिटी बहुत ज्यादा भेज सके। तो यहां हमने सिलेक्ट किया, यहां हमने 6 ले लिया, इसको हमने 0 कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां रिमेनिंग बचा 6 सप्लाईज देने के बाद इसके पास जो सप्लाईज बच गई हैं वो 2, अब ये किसी और को देगा वो 2 सप्लाईज। ठीक है, अब इसने ले लिया है तो ये भी हट गया, इसके पास 0 था, अब इसके पास 0 है, इसके पास 0, तीनों। अब सिर्फ एक वेयर हाउस बचा हुआ है और सिर्फ 2 उसके पास बची हुई है कॉस्ट। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 35 पर जाएंगे, 35 को फिर हमने सिलेक्ट किया। अब यहां ये मैक्सिमम 2 ले सकता है और 4 इसकी डिमांड है, तो 2 इसने इससे ले लिया। 2 लेने के बाद अब ये सप्लाई सेंटर तो इसको सप्लाई कर ही नहीं सकता, तो इसको हटा दिया हमने। इसके बाद इसने 2 इससे ले लिए थे, तो अब इसके पास 2 का अमाउंट और बचा हुआ है, फिर अब वो 2 का अमाउंट अब हमारे पास लास्ट सेल है, हम उस पर अलॉट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालने की।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कहां कहां क्या क्या अलॉटमेंट हुए हैं। 5 इंटू 6 प्लस 65 इंटू 2 प्लस 35 इंटू 6 प्लस 35 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? देख लें आप, अच्छे से देखें कि यही है कि चेंज हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है। 566 जो है ये कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, ये हमने इस मेथड के थ्रू निकाला है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देख लें आप अच्छे से एक बार और। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मेथड जो है पढ़ेंगे। उससे पहले जो है इसका जो है बैलेंस, अभी हमने प्रॉब्लम किया है, अनबैलेंस प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।